शाम के 4 बज चुके हैं। हर दिन की तरह 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं संजय राजन आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जाहिर सी बात है, देश सियासी रंग में डूबा हुआ है, रंगा हुआ है और सियासी मंच से एक के बाद एक ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं जो देश में बेवजह एक नया विवाद पैदा कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद एक और विवादित बयान दिया है। पित्रोदा एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते सैम पित्रोदा नजर आए हैं। इस वीडियो में सुना जा सकता है कि सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like. विरासत टैक्स पर टिप्पणी करने के बाद सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले लोगों को लेकर टिप्पणी की है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे पता चला कि अमेरिका में शहजादे के अंकल रहते हैं, वह इनके फिलॉसफर गाइड हैं। जिस तरह क्रिकेट में थर्ड अंपायर होता है, वैसे ये शहजादे इस थर्ड प्लेयर से सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, मुझे कोई गाली दे मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, लेकिन आज शहजादे के फिलॉसफर ने देशवासियों को गाली दी है, जिससे मेरे मन में गुस्सा भर दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिनकी चमड़ी का रंग हम जैसा है। द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे? आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। तो सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर के हमलावर हैं। जाहिर सी बात है, इसके पहले भी विरासत टैक्स को लेकर के एक नया विवाद खड़ा किया गया। देश की सियासत में आम सभा चुनाव के हर मंच से यह मुद्दा साफ तौर पर देखने को मिला। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश भाई, सुना आपने सैम पित्रोदा ने स्टेट्समैन को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें क्या कुछ सवाल खड़े किए थे। हालांकि उन्होंने ये निश्चित तौर पर बोला था कि भारतीय संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, इसमें अलग अलग जाति रंग के लोग रहते हैं। इसका कतई ये मकसद तो मेरे ख्याल से नज़र नहीं आता है कि इसको रंग भेद या कहा जा सकता है कि विभाजनकारी बयान के रूप में देखा जाए। अगर बात की जाए पित्रोदा की, तो बिल्कुल जिस तरह का उन्होंने विवादित बयान दिया है, ये विवादित बयान बिल्कुल गलत है भारत के लिए, क्योंकि भारत में तरह तरह की संस्कृति, तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे उनका जो बयान, विवादित बयान उन्होंने दिया है, बिल्कुल अगर बात की जाए तो बिल्कुल गलत है। और उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है।
यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि सीधा सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि राहुल गांधी के वो अंकल हैं और उनको सीधे सीधे थर्ड अंपायर का उनको रूप दे दिया है कि वो थर्ड अंपायर हैं, उनको जो उनका फैसला होता है उसी पर कांग्रेस कार्य करती है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर विवादित बयान दिया है कि यहाँ पे लोग काले होते हैं और अफ्रीका से उनकी तुलना की है, तो जाहिर सी बात है अगर ये जो सैम पित्रोदा का बयान है बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और दूसरी चीज आपको बता दें किस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के मौके पर इस समय जो इनका विवादित बयान है सैम पित्रोदा का, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। राजेश जी, एक सवाल है। सबसे पहले मैं आपको सैम पित्रोदा का वो बयान बता दूं जो विस्तार से मैंने सुनने की कोशिश की। उसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा है, द स्टेटमेंट्स को इन्होंने बातचीत की है, देश की विविधता पर बात की और कहा कि भारत में अलग अलग संस्कृति और शक्ल सूरत के लोग रहते हैं। जैसे पूर्व में लोग चीन की तरह दिखते हैं, पश्चिम में अरब की तरह, उत्तर में गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं। अब इस मुद्दे को किस तरह से एजेंडे के रूप में सेट किया जा रहा है, ये भी सोचने का विषय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव से प्रधानमंत्री ने इसको जोड़ने की कोशिश की और कहा कि कांग्रेस इसीलिए द्रौपदी मुर्मू को नहीं चाहती थी कि राष्ट्रपति बने। अब सियासी मंच इस तरह से सज गया है कि वहां पर महामहिम को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें महामहिम की तो बिल्कुल महामहिम जो है पूर्वोत्तर भारत से आती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अब द्रौपदी मुर्मू को उनकी मतलब रूप रंग को भी इस विवादित बयान में उनको भुनाना चाहते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, एक बिल्कुल शर्मनाक बयान है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारत अखंड भारत है और तरह तरह के अनेक संस्कृतियों का भारत है, अनेक धर्मों का भारत है, यहाँ पे अनेक जातियों के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चीन और दक्षिण अफ्रीका से सैम पित्रोदा ने तुलना की है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल उनका बयान जो है बिल्कुल शर्मनाक बयान है, इस तरह का बयान नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज है कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये नुकसान पहुंचा भी सकता है। राजेश, सवाल मेरा बार बार यही है कि इसे शर्मनाक कैसे कहा जाए, क्योंकि हम लोग भी जब ज्योग्राफी पढ़ते थे तो उसमें साफ तौर पर यह देखने को मिलता था कि देश में जो आबादी है वो 3 तरह की होती है। मंगोलॉइड की बात की जाती है, नॉर्थ ईस्ट के लोग जिनका ईपीसेंट्रिक आंख होता है, जिनके आंख बहुत छोटे छोटे होते हैं और मोटे भवें होती हैं। नेग्रोइड जो दक्षिण में कहे जाते हैं, द्रविडियन जिसको कहते हैं, आर्यन जिसमें हम सब आते हैं। तो इसमें एक बयान क्या है, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि देश में अलग अलग विविधता के लोग रहते हैं, इसका भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये से तो ये कहा जा सकता है ना कि एक बयान को किस तरह से सियासी मंच से एजेंडे की तरह लाया गया है। बिल्कुल, अगर बात करें सियासी एजेंडे को तो बिल्कुल बात सही है कि बयान तो बिल्कुल उनका गलत है। गलत इसलिए है कि भारत एक ऐसा देश है, अखंड भारत का देश है और तरह तरह की संस्कृतियों का देश है, वसुधैव कुटुंबकम की भारत देश है। तो लेकिन जो उन्होंने चीन और अफ्रीका से तुलना की है भारत के लोगों को भारत में रहने वाले लोगों की, तो उनका बयान गलत है। लेकिन इसी बयान को प्रधानमंत्री मोदी, अब लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है लगातार ऐसे मुद्दे खोजती रहती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है वो आड़े हाथों ले और कांग्रेस पर लगातार पलटवार करे। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो मुद्दे खोजती रहती है। जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है इस बार उनके बयान को लेकर कोई भी रास्ता छोड़ने वाली नहीं है और लगातार जो है तो कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राजेश, मेरा सवाल फिर वही है, दरअसल सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिए। सैम पित्रोदा ने यह कहा है कि विविधता वाला देश है भारत, शक्ल और सूरत की तुलना उन्होंने की है, यह हकीकत है। ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से एक पॉपुलेशन को लेकर के एक चैप्टर होता है जिसमें 3 कैटेगरी में भारतीय आबादी को बांटी गई है। इसमें शर्मनाक कहाँ से आ रहा है? हमें तो ये समझ में आ रहा है कि सियासी मंच से क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सारे एजेंडे समाप्त हो गए हैं कि अब सैम पित्रोदा के विविधता वाले बयान को लेकर के आप ये कह दोगे और उसकी तुलना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव से जोड़ करके कर दोगे? बिल्कुल, विविधता की बातें तो है, लेकिन विविधता की बातों का मतलब ये नहीं होता है कि भारत की तुलना चीन से की जाए या भारत की तुलना साउथ अफ्रीका से की जाए। हाँ, विविधता तो है, भारत में अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे भारत में।
अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी तुलना अगर हम चीन से करें, उनकी तुलना हम पाकिस्तान से करें, उनकी तुलना साउथ अफ्रीका से करें, तो ये विवादित बयान जो है, ये बयान उनका गलत है। बाकी विविधता के लोग तो यहाँ रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दूसरे देशों से तुलना की है, ये तुलना करना गलत है। जी, तो क्या माना जाए, इस बयान के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली है? बिल्कुल, अगर बात करें कांग्रेस की मुसीबतों को तो लेकर, बिल्कुल जिस तरीके से उनका बयान आया है दूसरे देशों को लेकर, टिप्पणी को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि इस पे बीजेपी किसी भी एंगल से कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहेगी। वो इसको किसी न किसी तरीके से मुद्दे बनाकर इसको इस लोकसभा के चुनाव में उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, और जिससे क्योंकि कांग्रेस को कहीं न कहीं इससे नुकसान हो। तो जाहिर सी बात है कि लगातार मोदी जिस तरह से साउथ इंडिया में अभी वारंगल में उन्होंने जनसभा की, वहां पर उन्होंने इस विवादित टिप्पणी को लेकर भी वहां पे बयान दिया, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहेगी इस मुद्दे पर। ठीक है, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। अगली खबर की ओर। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा में हैरान करने वाला आरोप लगाया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना आखिर बंद क्यों कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी। 5 साल में एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। सियासत के रंगमंच पर आज बड़े घमासान देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने अंबानी अडानी का नाम लेकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर दिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उनका जवाब दे दिया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण का भी जिक्र किया। कहा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा राहुल अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि राहुल हर दिन अडानी की बात करते हैं। वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। राहुल आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी,
यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने करोड़पति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया और मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने। जाहिर सी बात है, सियासी मंच पर इन दिनों वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस सवाल खड़ी करती है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज नेता कांग्रेस को करारा जवाब देते हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टीम के दिग्गज नेता कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं तो कांग्रेस की ओर से भी जमकर प्रहार किया जाता है। यानी सियासी मंच पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। चौंकाने वाला ये बयान है क्योंकि अडानी अंबानी को लेकर के लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी खास करके, चाहे वो भारत न्याय यात्रा का दौर रहा हो या फिर सियासी मंच रहा हो, उससे लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं कि इन दोनों उद्योगपतियों को मोदी सरकार ने देश का सब कुछ दे दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दक्षिण में यह सवाल खड़ा किया उल्टा कांग्रेस पर कि अब राहुल गांधी क्यों नहीं अडानी अंबानी का नाम लेते हैं और क्यों नहीं उन पर आरोप लगाते हैं, कहीं अंदर खाने का कोई डील तो नहीं हुआ है। दिलचस्प मुकाबला है, लोग समझें या ना समझें या असमंजस में रहें, लेकिन सियासी मंच से एक बार फिर अडानी अंबानी का जिन्न सामने आ गया है। इस खबर पर हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। अनुराग और अभिनव हमारे साथ जुड़ेंगे। जी अनुराग, सबसे पहला सवाल तो आपसे है कि भाई ये देश की सियासत से अडानी अंबानी का नाम कब बाहर होगा? एक बार फिर वो जिन निकल गया है, और इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी लगातार पिछले 6 महीने से या उसके पहले भी बात कर लें, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी अंबानी पर सवाल खड़े करते रहे हैं। जी अनुराग। जब अडानी अंबानी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री को ना घेरते, और साफ कहना है कि हजारों करोड़ की डील करते हैं और देश में 2 ही 3 उद्योगपति जिनको फायदा पहुंचाया जाता है, उसमें सबसे बड़े नाम अडानी और अंबानी के। लेकिन आप देखिए ना, एशिया में जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं या वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट लोग हैं, उसमें इंडिया से अडानी और अंबानी का नाम सबसे ऊपर है। तो ऐसे में साफ तौर से जब इस तरह की जब प्रोजेक्ट लाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन प्रोजेक्ट को ध्यान रखा जाता है कि कौन इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। उस क्राइटेरिया में अगर ये लोग फिट होते हैं तभी इनको ये डील मिलती है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये भी उठते हैं कि किस तरीके से देश के जो बड़े एयरपोर्ट हैं सारे के सारे अडानी की झोली में डाल दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट अंबानी को दे दिए गए। तो आखिर यही 2 काबिल आदमी क्यों, यही 2 बड़े उद्योगपति क्यों है जो इतनी काबिलियत दिखाते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री ने आज चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी लगातार इन 2 उद्योगपतियों का नाम लेकर के, उन 5 उद्योगपतियों का नाम लेकर के उनसे हमले बोलते रहे, अचानक वो खामोश कैसे हो गए, अब वो नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पलटवार किया और कहा कि नहीं, आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं, आज भी हम ये कहने पे सक्षम है कि प्रधानमंत्री जी के अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 फेज का चुनाव निकल चुका है, और इसमें जो मुद्दों की बात की जाए, इस तरह का मुद्दा जो अभी तक नहीं उछल के आया था, नई एक तरीके से एक मुद्दा दे दिया है प्रधानमंत्री ने। और इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अब क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि कांग्रेस जो खुद इस बात को मानती थी कि अंबानी और अडानी प्रधानमंत्री के खासम खास है और सारी की सारी योजनाएं उनकी जा रही है, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अनुराग, ऐसा लग रहा है क्योंकि आप भी सियासत पर काफी पैनी निगाह रखते हैं और मैं भी रखता हूं, इस बार सियासी मन से लोकसभा चुनाव में न जाने कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं जिनसे मेरी बात होती है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, जानकार हो या सियासतदान हो, सब यही कहते हैं कि इस बार एजेंडा सेट ही नहीं हो पा रहा है बीजेपी का। पता नहीं क्या क्या मुद्दे चले आ रहे हैं। अब भला आप अडानी और अंबानी को लेकर के अंडर खाने की डील की बात कर रहे हैं, हालांकि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि अडानी भी कांग्रेस के लाए हुए थे, अंबानी भी कांग्रेस के लाए हुए थे।
लेकिन बीच में पिछले 10 सालों का कार्यकाल देखा जाए तो इनकी नज़दीकी मोदी सरकार से देखने को मिली। और आपने भी कहा कि बड़े प्रोजेक्ट भाई वही कर सकता है जो समयबद्ध तरीके से उसे काम पूरा कर सके। लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना, अब प्रधानमंत्री ने एक नया शगुफा तो दे दिया है ना, अब कांग्रेस करे बचाव अपना। देखो संजय जी, आप यहाँ पे देखिए ना कि कांग्रेस जिस तरीके से अब तक आरोप लगाती रही कि अंबानी अडानी को ही पूरा देश सौंप दिया गया, जितनी नौकरियां सरकारी विभाग में निकलती थी वो प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं, क्योंकि दूसरे उद्योगपतियों में से एक ही लोग को फायदा पहुंचाया जा रहा है, सारे प्रोजेक्ट उनको दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट में भी जब व्यवस्थाओं की बात आई कि उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, अपडेशन किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, तो अडानी को दे दिया गया। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि आखिर एक ही दो लोग क्यों हैं इसमें पूरे देश भर में जिनको ये सारे प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग भी बिड में जाते हैं और तमाम तरह के टेंडर्स को लेकर के तमाम रस्साकसी होती है, लेकिन आखिरकार यही क्यों निकल के आते हैं। तमाम जो स्टेट है, आप देखिए इन्वेस्टर समिट होती है, वहां पर इनको प्रमुखता दी जाती है, इनको बुलाया जाता है, इनसे ये वादे किए जाते हैं, एमओयू साइन कराए जाते हैं, ये प्रदेशों में जाकर तमाम तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आगे आकर काम करेंगे। तो ऐसे में इस तरह के सवाल जो अब तक राहुल गांधी एंड कंपनी उठाती रही है, अब प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ उठा दिए हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी इस बात को क्यों ना कहें, या इस बार राहुल गांधी एंड कंपनी क्यों नहीं अडानी अंबानी का नाम देकर के प्रधानमंत्री को घेर रही है। क्योंकि 3 जो चरण के चुनाव हो गए इसमें अंबानी और अडानी का जिन अब तक बाहर नहीं आया था, तो ऐसे में आप देखिए कि नया एजेंडा सेट करने की बात की जा रही है। जो मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनसे कहीं ना कहीं अलग हटने की बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही आरोप निकल के आएगा कांग्रेस की तरफ से प्रत्यारोप चालू हो जाएगा। ठीक है अनुराग, आप बने रहिएगा, दिखाई दे रहा है, आप बने रहिएगा। अपने सहयोगी अभिनव से भी मैं सवाल करना चाहूँगा। अभिनव, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, प्राइम टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या लगता है कि हर एक चरण में एक नया मुद्दा लाने की कोशिश हो रही है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है क्या? हकीकत में लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार हर चरण में एक नया मुद्दा लेके आती है। पहले चरण की बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हमलावर रही, तमाम बातें दी। उसी दौरान सैम पित्रोदा का ये विरासत वाला बयान भी आ गया। पहले चरण में ये हुआ। दूसरे चरण की बात करें तो वहां पे मंगलसूत्र वाले बयान को लेके प्रधानमंत्री लगातार सामने आए। मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो निकाल के लाया गया जिसमें वो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे। बाद में वो जो वीडियो था वो फेक बताया गया और कहा गया कि वो जो वीडियो था वो पूरा नहीं था, आधा ही बीजेपी के लोगों ने वायरल किया। तीसरे चरण तक आते आते देखिए वोट जिहाद का जो मुद्दा है वो सामने आ गया और अब चौथे चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी का मुद्दा एक बार फिर ला रही है। मूल मुद्दों को छेड़ के जो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मुद्दे हैं जिन पे उसको चुनावी रूप से फायदा होता है, चाहे हम मंदिर मस्जिद के मुद्दों की बात करें, चाहे हम हिंदू मुस्लिम करके वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है उसकी बात करें, इन तमाम मुद्दों पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव को केंद्रित करना चाहती है। लेकिन इस बार पहले, दूसरे और तीसरे चरण में इस तरह के मुद्दे हावी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़के वोट कर रही है। जनता के जो मुद्दे हैं वो अपने ही मुद्दों पे इस बार वोट करती दिखाई दे रही है, ना कि किसी प्रकार का जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है जैसा कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में देखा हो गया है। एक चीज तो मानेंगे ना, दिखाई दिए अभिनव, एक चीज तो मानेंगे ना, चाहे वो सैम पित्रोदा का मामला हो या अडानी अंबानी का मामला हो, या ऐसे बयानों को पेश करने की कोशिश हो रही है मन से जैसे भारत को रंग भेद नस्ल भेद में बांटने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए इस तरह के जो बयान है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए आते हैं। सैम पित्रोदा ने भी एक विरासत वाला बयान दिया था, वो हालांकि काफी विवादित हो गया था, लेकिन इस बयान के बीजेपी ने गलत अर्थ निकाल लिया। सैम पित्रोदा भारत की विविधता की बात कर रहे थे कि हमारे देश में किस प्रकार से हर तरह के लोग रहते हैं, आप उत्तर से दक्षिण तक हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी उसको अन्य तमाम मुद्दों से जोड़ रही है। अब बता रही है कि राष्ट्रपति महामहिम जो राष्ट्रपति थी उनका अपमान है। तो देखिए कहाँ की बात को कहाँ ले जाते हैं, मूल मुद्दों से जनता का जो ध्यान है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस को भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का कोई बयान जनता के बीच गलत मैसेज लेके जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव के चरणों में नुकसान होता दिखाई देगा। फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने तेलंगाना में रैली में बयान दिया कि राहुल गांधी जो शहजादे हैं वो अडानी अंबानी शांत हो गए, वरना वो दिन में 5 बार रटते थे। रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने पछावा से पीएम को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी शांत नहीं हुए, अडानी अंबानी पे वो लगातार सवाल कर रहे हैं। पीएम को सुनना चाहिए और पीएम को गरीब किसानों की बात करनी चाहिए जो कर्जदार हैं, जिनका कर्ज नहीं माफ हुआ। अभिनव बने रहिएगा। अनुराग से जरा एक सवाल ले लें। अनुराग,
इन आरोपों में तो दम नज़र नहीं आता है, क्योंकि राहुल गांधी की अभी हालिया जनसभा सुन ले 2-3 दिन पहले की ही, तो उसमें भी फिर इन उद्योगपतियों पर सवाल तो खड़े हुए थे। तो आखिर अब राहुल गांधी किस मंच से बोले कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आए कि अडानी अंबानी का मुद्दा अभी ठंडा नहीं पड़ा है। देखिए संजय जी, साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी अंबानी के जो रिश्ते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनको लेकर तमाम बात इस तरह के सवाल उठा रखते हैं और तमाम बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो साफ तौर से अब ये जो मुद्दा था ये राहुल गांधी की तरफ से आना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो मुद्दा बनने से पहले उसको खुद ही इस तरह से घुमा दिया है कि राहुल गांधी कुछ नहीं समझ पाएंगे और उनके साथ जो लोग हैं कि आखिर इसका जवाब क्या दें। प्रियंका गांधी ने भी उस पर जिस तरह से पलटवार किया है, तो साफ तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि झुंझलाहट भरा जवाब। लेकिन आपके पास उसका जवाब नहीं। अगर मैं कहूं कि हम और साथ साथ खड़े हैं आज की तारीख में, और कोई आके ये कहने लगे कि नहीं ये दोनों साथ नहीं है, उसके बाद हम ये मान ले कि नहीं हम साथ ही हैं, तो ये कुछ ऐसा ही है कि अब इसमें किसी को जवाब देते नहीं बन रहा है। अब साफ तौर पे जिस तरह से अडानी अंबानी के सारे प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, कितने प्रोजेक्ट के एमओयू साइन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनको प्राथमिकता दी जाती है। तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे जियो प्रोजेक्ट हो रिलायंस का, या फिर आप देखिए जो प्रोजेक्ट पेट्रोल पंप चल रहे हो स्टेट्स में, तो इन सारे जगह अरे भाई कई प्रोजेक्ट है भाई, डिफेंस से लेकर के सोलर तक में अडानी की एंट्री हो गई है। अलग अलग नियमों में बदलाव भी किए गए कई प्रोजेक्ट को लेकर के, मुझको भी जानकारी है इस बात की, ये तो अपने जगह है ना। लेकिन सियासी मन से क्या है, अडानी अंबानी का ये जो अंडर डील वाला जो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, इस पर क्या कांग्रेस के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा, या द्रौपदी मुर्मू जो देश की महामहिम है उनको चुनावी मंच पर लाना? आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति को लेकर के कोई चुनावी मंच से इस तरह का बयान देता हो। हम गोरे हो सकते हैं, आप काले हो सकते हैं, कोई मंगोलॉइड हो सकता है, कोई निग्रोइड हो सकता है, कोई द्रविडियन हो सकता है, कोई आर्यन हो सकता है, लेकिन इनको भी अगर आप सवाल और कटघरे में लाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है कि मुद्दों का एक भटकाव नजर आ रहा है। देखिए संजय जी, हमारे देश की खूबसूरती ही विविधता में एकता है। हम चाहे जिस रंग भेद या जिस तरह की बात करें, जाति धर्म की बात करें, लेकिन हम एक हैं आज की तारीख में। और अगर जो संयुक्त पित्रोदा जिस तरह का बयान देते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, अब जाहिर सी बात है 2019 में आप देखिए राहुल गांधी ने एक जनसभा में ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जो है काफी निचले स्तर की पॉलिटिक्स करने लगे हैं, तो प्रधानमंत्री ने उसको घुमा के अपनी तरफ रख लिया कि राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं कि हम एक तबके से आते हैं, इसलिए हम पर इस तरह से लांछन लगाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से आता है कि किस बयान से कैसे खेला जाए। तो जाहिर है कि इसी तरीके से बीजेपी जिस तरह से रणनीति तैयार करती है कि विपक्ष जैसे भी हथियार इस्तेमाल करता है, उससे बड़े हथियार इस समय बीजेपी के खेमे में। आप देखिए उनके जो इस तरह से एक्सपर्ट पोस्ट होते हैं लगातार, वो साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। 3 बार के इलेक्शन हो चुके हैं, 3 चरण के इलेक्शन में आप साफ तौर पर देखिए जो पोलिंग परसेंटेज है वो लगातार नीचे गिरा है। इस बार थोड़ा सुधरा जरूर है, लेकिन अभी भी वो नहीं कह सकते कि वो मानक पे आ गया है। ठीक है, ये कम मतदान होना तो सारे सियासी दलों के लिए सरदर्द बना हुआ। अब ना एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है इस तरह के बयानों का? कभी पाकिस्तान की बात होती है, राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान उनकी तारीफ कर रहा है, उसको आतंकवाद से जोड़ करके कोशिश की जा रही है। यानी बीजेपी ने जो खेमेबंदी की है राहुल गांधी के खिलाफ, इसका क्या कांग्रेस के लिए चुनौती है, या भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जनता इन सब मुद्दों को इस बार ध्यान में रखते हुए वोट नहीं कर रही है। जनता अपने मुद्दों पे ही वोट कर रही है। 3 चरण के मतदान हमने उत्तर प्रदेश में देखे और देश भर में देखे, कहीं पे भी मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था वो हावी नहीं होता दिखा। कानून व्यवस्था जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक अच्छा मुद्दा है, जिसपे एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से वोट जिहाद का मामला सामने आता है और तमाम जो भाजपा के लोग इस बार मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, चाहे हम हिंदू मुस्लिम करके वोट के ध्रुवीकरण की बात करें, या अन्य विषयों की बात करें जो की बयान दिए गए विरासत वाले टैक्स पे, ये सभी मुद्दे जनता इस बार नकारती नजर आ रही है तीनों चरणों के चुनाव में। ठीक है, आप यदि 10 साल में अभिनव वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, चुनावी मंच है, एक के बाद एक मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन वो समझ से परे हैं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि आखिर किसानों की आत्महत्या, रोजी रोजगार को लेकर के क्यों नहीं चर्चा हो रही है। कभी संयुक्त पित्रोदा तो कभी अडानी अंबानी। अब देखने वाली बात होती है कि इस सियासी मंच से और क्या कुछ होता है। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।